दिख रहा है बेटा? रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे पहला पार्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर आपने सीख लिया तो आप जीओसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीख लोगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे एक तरीके से देखा जाए, कोई भी रिएक्शन अगर होने वाला है तो उस रिएक्शन के होने का मेन रीज़न क्या है। रिएक्शन क्या है वो अलग चीज़ है, कैसे होता है वो अलग चीज़ है। एक होता है रिएक्शन क्या है, और दूसरे वो कैसे होता है, और तीसरे वो क्यों होता है। किसी भी रिएक्शन को कराने के ये 3 सवाल आपके सामने होते हैं। रिएक्शन क्यों होता है, रिएक्शन कैसे होता है, और रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन के टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन क्यों होता है, इस बात को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मेन रीज़न रिएक्शन होने का। नॉर्मली हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज अनस्टेबल होने की वजह से वो रिएक्ट करता है और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। यही पढ़ा है ना आपने? केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज या कोई भी एटम है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, पहले वो स्टेबल होगा तब अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके किसी न किसी से रिएक्ट करेगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि रिएक्ट किसी से भी कर जाए। हर एक एलिमेंट के रिएक्ट करने के लिए अपने जैसा स्पीसीज चाहिए होता है ताकि वो रिएक्ट कर सके। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जैसे एक एसिड को रिएक्ट करने के लिए बेस की ज़रूरत पड़ती है, कोई एसिड एक एसिड से रिएक्ट नहीं करता, और एक बेस किसी बेस से रिएक्ट नहीं करता। एसिड को रिएक्शन करने के लिए बेस की ज़रूरत पड़ती है। सेम उसी तरीके से अगर आप किसी भी सब्सटेंस के बारे में जानना चाहते हैं कि वो रिएक्शन कैसे करता है, तो उसका पहले रीज़न जान लो कि आखिर रिएक्शन क्यों करता है। इस बात को समझने के लिए आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ। अगर आपने उसे समझ लिया तो सब समझ जाओगे। उसका नाम है हैरी। ये हैरी कौन है? कभी सुना है केमिस्ट्री में? लीना मीना तो बहुत सुना। आज हैरी का भी नंबर है। आई मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, आर मीन्स होता है रेजोनेंस, ई होता है इलेक्ट्रोमेरिक, एंड एच मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 4 इफेक्ट हैं इस पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इफेक्ट है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा जगहों पे जिक्र किया नहीं जाता, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही अलग टाइप का इफेक्ट है। इसे हम लोग एक रेजोनेंस का ही एक पार्ट बोलते हैं, बट नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक एक तरीके का टेम्परेरी इफेक्ट है, किसी की वजह से क्रिएट होता है। अगर वो वजह चली जाए तो इफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। पोलैरिटी। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, ये किसी के परमानेंट लगने की वजह से होता है। एक एक करके हम सारे इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अभी कोई लिखेगा नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बचपन में आप लोगों ने असेंबली में खूब प्रेयर किया होगा, किया था? याद आ रहा थोड़ा बहुत? कुछ बातें तो याद आ रही। लॉकडाउन के बाद असेंबली होना बंद हो गया मान लो, लेकिन उसके पहले असेंबली हुआ करता था। तो असेंबली में हमारे टाइम पे असेंबली हुआ करता था। पता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पूरे स्कूल में, स्कूल बहुत बड़ा स्कूल था और लगभग 105 टीचर हुआ करते थे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो बचपन में असेंबली होता था। मेरे स्कूल में लगभग 104-108 टीचर के आसपास थे और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, और हर एक टीचर मुझे मेरे नाम से जानता था। और जब कोई आप इतनी बड़ी स्कूल में हर एक टीचर आपको आपके नाम से जानता हो ना, तो आपको बहुत खुशी होती है।
मैं भी बहुत खुश था और मुझे प्राउड फील होता था कि हर एक टीचर मुझे मेरे नाम से जानता है। और मैं अपने दोस्तों से बोलता था, देख अभी बगल से निकलूँगा सर पूछेंगे और मुकेश क्या हाल चाल है। ऐसे अपने दोस्तों के साथ जाता था, अभी बगल से ज़बरदस्ती करके ऐसे सर को दिखता था कि सर पूछें, तो सर पूछ लेते थे और मुकेश क्या हाल चाल है। नहीं, मैं बदमाश नहीं था। तो मैं अपने दोस्तों से ये बोलता था, देख हर एक टीचर मेरा नाम जानता है और हर कोई मुझे पहचानता है। तो लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी उस स्कूल के टीचर थे, तो शायद इस वजह से जानते हो। सरकारी टीचरों का अपना अलग रुतबा होता है, लेकिन रीज़न ये नहीं था। एक बार मैंने सर से पूछ लिया, हमने कहा सर एक बात बताओ, इस पूरे स्कूल के सारे टीचर मुझे जानते हैं, क्या मैं बहुत होशियार लड़का हूँ इस वजह से? सर ने कहा नहीं बेटा, पूरी स्कूल में सबसे कम हाइट वाले बच्चे हो तुम। हमने कहा गजब बेइज्जती। और अच्छा हुआ आसपास कोई दोस्त नहीं था, नहीं तो जितना पोज बनाया था सब खत्म हो जाता वहीं पे। तो असेंबली में क्या होता था कि लाइन से ऐसे खड़े होना होता था, तो सबसे छोटा सबसे पहले खड़ा होता था, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरीके से लाइन लगी होती थी। और मैं, क्योंकि मैं अपनी क्लास का और पूरे स्कूल का सबसे कम हाइट वाला बच्चा था, तो मुझे सबसे आगे खड़ा किया जाता था। मैं सबसे आगे खड़ा। हमारे यहाँ प्रेयर होता था, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पे डट जाए, और 3 प्रेयर होते थे, और आखिरी में भारत माता की जय बोलकर हाथ और दर्द कराना होता था। काफ़ी मतलब लंबी प्रेयर होती थी। तो इतने सब के प्रेयर के दौरान मैं सबसे आगे खड़ा था। अब बच्चे क्या होते हैं, तो बच्चे होते हैं, जो दोस्त होते थे ना वो पीछे से धक्का दे देते थे। अब जैसे हमने प्रेयर करना शुरू किया, वह शक्ति हमें दो दया निधे, किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं सबसे आगे 3 देवियाँ होती थी जो माइक में प्रेयर करती थी, और मैं सीधे, अब मेरी किस्मत इतनी ख़राब होती थी, अब किसी ने धक्का दिया तो मैं सीधे देवियों के चरणों में, और उसमें से एक लड़की ऐसी थी वो सीधे बोलती थी खुश रहो खुश रहो। ये हालत था। और मैम बगल में मैम खड़ी होती थी, उठाई उन्होंने, कान पकड़ कैसे उठाया, मारा 1 घंटा। अब मैं कैसे बताऊं, मेरी गलती नहीं है, मैं चालाक। अगले दिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक पैर हल्का सा नहीं आगे निकाल के मैंने खड़ा हुआ। हमने कहा अब जा कर के पीछे को, अब कोई धक्का देगा तो आराम से कंट्रोल कर लूँगा। इस बार पीछे खींच लिया, और अब पीछे खींचा तो मैं अकेले नहीं गिरा, मेरे गिरने की वजह से पूरी लाइन गिर गई। अब मैम ने फिर से मुझे ही पीटा। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मेरी क्या गलती। उस टाइम पे 6th-7th स्टैंडर्ड में तो मुझे नहीं पता होता था कि ये भी कोई इफ़ेक्ट बन सकता है, लेकिन आगे चल के पता चला ये कुछ और नहीं बल्कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट था, जो क्रिएट एक करता था और इफ़ेक्ट पूरी लाइन को पड़ता था। क्रिएट करने वाला एक अकेला बंदा होगा, लेकिन उसका इफ़ेक्ट पूरी लाइन में हर एक कार्बन के ऊपर पड़ेगा। आओ देखते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन यहाँ पे है, और इस कार्बन के साथ ऐसे एक लंबी सी चेन जुड़ी हुई है ऐसे, और यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लगाया है ए। अब इस ए का नेचर 2 हो सकता है, या तो ये पुश करेगा या तो ये पुल करेगा। सवाल है किसको? अब उसका आंसर है इन दोनों के बीच में जुड़े हुए इस इलेक्ट्रॉन पेयर को। ए का काम होगा इन दोनों के बीच में जुड़े हुए इस इलेक्ट्रॉन पेयर को या तो पुल करेगा या तो पुश करेगा। सोचो जरा, अगर ए ने इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश किया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ प्रोसीड करेंगे? और अगर ये कार्बन की तरफ आए तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव, और उसकी वजह से ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। क्या ये क्लियर हुआ? इस ए ने इलेक्ट्रॉन को पुश किया किसकी तरफ? कार्बन की तरफ, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिससे दूर जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब कोई भी एलिमेंट अपने ऊपर आए हुए पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हमेशा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। मान लो किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कुछ भी करके उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, और किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो कुछ भी करके नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए किसी नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज को लब करता है, और किसी नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए किसी पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज को लब करता है। बस इतनी सी बात है। जिसके पास जिस चीज़ की कमी है वो उसी चीज़ को प्यार करता है, जिसके पास ज़्यादा है उसकी कोई वैल्यू नहीं।
यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया इस कार्बन के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये कार्बन दुखी हो गया कि मेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ। उस चक्कर में ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कार्बन की तरफ पुश करता है, और जैसे ही अपने आगे वाले कार्बन की तरफ ये पुश किया तो ये डेल्टा नेगेटिव इसके ऊपर आया, लेकिन दूसरे वाला मैं डैश लगा देता हूँ, डेल्टा नेगेटिव डैश। सेम यही, अब ये वाला कार्बन जो डेल्टा नेगेटिव आया है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए वही इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ पुश करता है, और इसके ऊपर फिर से डेल्टा नेगेटिव आया, डबल डैश लगा दिया। ये इसको कम करने के लिए आगे की तरफ पुश करता है, इसके ऊपर फिर से नेगेटिव आया, मैं ट्रिपल डैश लगा दिया। इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता चला जाता है, लेकिन 4 से 5 कार्बन तक पहुँचते पहुँचते ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स की तरह। जैसे तो अगर आपने किसी चीज़ को ऐसे पुश कर दिया तो थोड़ी दूर तक जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। सेम ऐसे ही इस ए ने इलेक्ट्रॉन को पुश किया, इस ए के इलेक्ट्रॉन के पुश करने की वजह से इस कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया। इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए वही कार्बन आगे वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है आगे वाले कार्बन की तरफ, और इस तरफ से इसके ऊपर भी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है। बट ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है पहले वाले नेगेटिव चार्ज से कम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के बारे में डिस्कशन करूँ तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा डेल्टा, और उसके बाद डेल्टा डैश, उसके बाद डेल्टा डबल डैश, और उसके बाद डेल्टा ट्रिपल डैश। सबसे जो ज़्यादा चार्ज होगा वो डेल्टा माइनस का होगा, फिर उसके बाद इसका, फिर इसका, और फिर सबसे कम होगा डेल्टा ट्रिपल डैश। यानी कि 3 से 4 कार्बन तक जाते जाते इसका इफेक्ट पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। अब आप सोच रहे इससे हमें क्या, बस अभी जान लो, बाद में समझना। कुछ चीज़ें बिना प्रॉफिट के पढ़ लेनी चाहिए, इसका आगे क्या प्रॉफिट होगा वो बाद में पता चलेगा। अभी बस इतना जान लो कि आपके पास इस टाइप के भी कोई एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। अब जरा मुझे बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है तो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलूँ या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये ए क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन को पुश किया गया है। सोचो अगर ए की जगह कोई बी होता, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। मैंने सेम ऐसे ही कार्बन बनाया और यहाँ पे एक बी लगा दिया। अब बी की खास बात यह है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर इस बी ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है तो उस केस में बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इस कार्बन के ऊपर आया उसी के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन अभी भी खुश नहीं है। मैंने बोला ना, कोई भी चार्ज अगर कार्बन के ऊपर आता है, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का हो, वो दुखी हो जाता है। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से ये चार्ज खत्म हो जाए। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये दुखी हो गया, तो इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के अपना पॉजिटिव चार्ज कम करने की कोशिश की। इस चक्कर में क्या हुआ कि इस वाले कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया डैश का। फिर अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये आगे से कार्बन को इस तरीके से खींचा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आया डेल्टा पॉजिटिव डबल डैश। सेम यही प्रोसीजर आगे की तरफ बढ़ा और डेल्टा पॉजिटिव ट्रिपल डैश। यहाँ पर भी ये जो इफेक्ट आएगा ना, डेल्टा ट्रिपल डैश, डेल्टा डबल डैश, डेल्टा डैश एंड डेल्टा में डेल्टा यहाँ पर भी सबसे बड़ा नजर आएगा। 3 से 4 इफेक्ट, 3 से 4 कार्बन तक पहुँचते पहुँचते इसका इफेक्ट क्या हो गया, नलीफाई हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद हम आगे इसको नहीं देखते। अब यहाँ पे मुझे कोई बताएगा कि ये जो बी है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस तरीके से मैंने इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि आई को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में मैंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना सीखा है। देखो, इस वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है, डोनेट किया है, और इस वाले इलेक्ट्रॉन बी ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है तो पूरे कार्बन चेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। देखो, पूरा कार्बन चेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। इस तरीके से इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव वर्ड का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को कार्बन की चेन के अंदर से बाहर खींचा जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, -I। और यहाँ पे हम कार्बन चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, इस वजह से इसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का नाम दिया जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन, थैंक यू बेटा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से विड्रॉ किए जाते हैं और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। बस इतनी सी बात है। क्या इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया?
अब आप मुझे बताएंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा या डोनेट करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो अपनी तरफ खींचा जाएगा? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इंडक्टिव इफेक्ट की कंडीशन क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट तभी काम करेगा जब कोई कम से कम एक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, और उस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को ही इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फिर से ध्यान देना, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। या तो ये कार्बन की चेन से बाहर की तरफ जाएगा या तो कार्बन की चेन के अंदर की तरफ जाएगा। अगर ये कार्बन की चेन के अंदर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अगर ये कार्बन चेन से बाहर की तरफ खींचा जा रहा है तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या ये बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? गुड। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, इसमें कोई टेम्परेरी का काम नहीं, क्योंकि जब तक आपने ए लगा रखा है, ए ने अपना काम कर दिया, एक ही बार वो खींचेगा, उसके हिसाब से पूरे के पूरे कार्बन चेन में इफेक्ट पड़ जाएगा। बी ने अपना काम कर दिया, एक ही बार अपना या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके हिसाब से पूरा कार्बन चेन में उसका इफेक्ट आ जाएगा। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, कोई टेम्परेरी इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना? फिर से ध्यान दें, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। लिखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, हेड डालिए इंडक्टिव इफेक्ट और लिखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। called inductive effect. If, next point, if group present in carbon is electron donating group, if group present in carbon is electron donating group, then it is known as positive inductive effect. Then it is known as positive inductive effect. ब्रैकेट में लिख देना प्लस आई। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ब्रैकेट में लिख देना प्लस आई। नेक्स्ट पॉइंट, और ये पहले ये लिख लो, प्लस आई के बाद ये लिख लीजिए। ये कार्बन चेन बना लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दीजिए, और ये एज इट इज़ ये सारी चीज़ें ऐसे लिख लीजिए। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर यहीं इसी के जस्ट नीचे लिख लेना। ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। अब इसको अपनी कॉपी में एज इट इज नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, if group present in carbon is electron withdrawing group,
इफ ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, then effect is called negative inductive effect. Then effect is called negative inductive effect. अब ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बना के उसके बाद ये ऑर्डर लिख लेना। हो गया, ये वाला इरेज कर देता हूँ उस तरफ, है ना। अब आखिर आपने ये इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा क्यों, इसको समझ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर आप एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। हम कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। मैं यहाँ पे लिख दूँ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बेन आयन, सभी एक साथ लिख देता हूँ, कार्बेन आयन। आपके पास कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बेन आयन तीन टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं। इन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को पता करने के लिए हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करने वाले हैं। अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक, जब इंटरमीडिएट पढ़ेंगे तब। दूसरा है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के लिए भी हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करेंगे। दो जगहों पे इसका यूज करने वाले हैं। सबसे पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन एंड फ्री रेडिकल, यानी कि किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पता करने के लिए। और दूसरी जगह पर हम करेंगे एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के लिए। इसके बारे में ये क्या इफेक्ट देता है ये सब सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी इस एप्लीकेशन को आप बस लिखेंगे और इसको एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन मैं तब करूँगा जब मैं इंटरमीडिएट या एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पढ़ा रहा हूँगा। तो ये रहा आपका पहला इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमेरिक। इसे हटा दूँ अब उस तरफ वाला, ठीक है। तो पहला इफेक्ट आपने कंप्लीट किया। दूसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ई से रिप्रेजेंट बोलते हैं। ई इफेक्ट, जैसे आई इफेक्ट है वैसे ई इफेक्ट। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास कहीं डबल बॉन्ड है, ये देखो कहीं पे डबल बॉन्ड।
अब इस डबल बॉन्ड पे आप कोई अटैक, किसी रिएजेंट को अटैक कराने की कोशिश कर रहे हो, वो रिएजेंट कुछ भी हो सकता है। जब आप किसी भी रिएजेंट को इस डबल बॉन्ड पे अटैक कराने की कोशिश कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों में से कौन से कार्बन पे इसको अटैक कराऊं, उस केस में ये डबल बॉन्ड खुद आने वाले रिएजेंट की मदद करता है। वो एक टेम्परेरी इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि तब तक ये काम नहीं करेगा जब तक कोई रिएजेंट इसके आसपास नहीं जाएगा। ये क्या करता है, अब देखो H+ को मैं इस वाले कार्बन पर अटैक कराऊं या इस वाले कार्बन पर अटैक कराऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया कि इस डबल बॉन्ड ने इसकी H+ की मदद कर दी, उसने इस बॉन्ड को इस तरीके से घुमाया। ध्यान से सुन लें, जब हम किसी डबल बॉन्ड को घुमाते हैं तो इस तरीके से इसको तोड़ेंगे और एक एरो ऐसे नीचे की तरफ गिराएंगे। जिसके ऊपर ये एरो गिरता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को तोड़ा और इस तरीके से तोड़ा, ये एरो मैंने इधर घुमाया, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इसके ऊपर एरो आके गिर रहा है। एरो गिरने का ये मतलब बता रहा है कि ये इस पूरे पाई बॉन्ड को उठा करके इसके ऊपर रख दिया। अब पाई बॉन्ड को उठा के इसके ऊपर रख दिया, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका वाला एक उसका वाला। इसका वाला इलेक्ट्रॉन तो इसे मिला ही, साथ ही साथ उसका वाला भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब इसका इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। ये एरो का ये मतलब है। ठीक है, अब आप बताओ H+ को क्या पता चल गया उसे कहाँ अटैक करना है। H+ को कहाँ अटैक करना चाहिए, नेगेटिव पे। अब H+ बड़े आराम से इस पर अटैक कर सकता है। यहाँ से क्या होगा, अब आपको क्या मिलेगा, कार्बन, और इस सिंगल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन के साथ एक H आ चुका है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है। अब उसके ऊपर कौन अटैक करेगा वो बात की बात है। फिलहाल के लिए आप बस इतना देखें कि जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट किसी डबल बॉन्ड के पास, या कहीं भी डबल बॉन्ड का मतलब किसी पाई बॉन्ड के पास जाता है, तो पाई बॉन्ड खुद अपने आप को घुमा करके उसकी मदद करता है कि कहाँ पे तुम्हें अटैक करना है। अब जिस तरफ देखो, ये अटैक करने वाला जो ग्रुप है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव के ऊपर अटैक कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज है ना, और कहाँ पे अटैक कर रहा है, नेगेटिव। इस टाइप के इफेक्ट को हम बोलते हैं +E इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक। लेकिन ज़रा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तरीके से यहाँ पे अटैक करने वाला ग्रुप मान लो Cl- होता, अभी भी इसको नहीं पता है कहाँ पे अटैक करें। डबल बॉन्ड ने वही सेम काम फिर से किया और यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस। अब बताओ Cl- अटैक कहाँ पे करेगा, पॉजिटिव पे। अब ये अटैक कर रहा है पॉजिटिव पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिला किसको, इस वाले कार्बन को, लेकिन इसको अटैक, इसके ऊपर अटैक हुआ क्या, नहीं, अटैक किसी और के ऊपर हुआ। इसलिए इसको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट कैसा हो, न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट अगर न्यूक्लियोफाइल है तो नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है तो नेगेटिव इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और यहाँ पे है माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेकिन इन सब चीज़ों से इसको बस ऐसे इसका एक थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 है, C है, H, डबल बॉन्ड है, C है, H है, H है। अब मैं इस पर अटैक कराने की कोशिश कर रहा हूँ H+ को। अब मुझे नहीं पता H+ कहाँ पे अटैक कर रहा है, तो ये बॉन्ड घूमेगा और अटैक करने पे H+ को बताएगा कि कहाँ अटैक करना है। लेकिन सवाल ये है कि अपने आप घूम जाएगा क्या, उसकी भी घूमने की अपनी एक लिमिट होगी ना, किस वजह से घूम रहा है, क्यों घूम रहा है। उसकी मदद करने के लिए इसके पहला वाला जो इफेक्ट हमने पढ़ा था उस इफेक्ट की तरफ जाते हैं। कौन सा इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का काम क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को पुश करना या इलेक्ट्रॉन को पुल करना। यहाँ पे जरा इसको देखें, ये है आपका CH3। अभी मैंने जो ऑर्डर लिखवाया, क्या उसमें CH3 प्लस में है या माइनस में, जरा बताओ, क्या प्लस है या माइनस है, प्लस है, यानी कि वो पुश करता है। तो अगर CH3 ने इलेक्ट्रॉन को पुश किया, ध्यान सुने, अगर इस CH3 ने इलेक्ट्रॉन को पुश किया, इस CH3 ने इलेक्ट्रॉन को पुश किया, तो बॉन्ड इस तरफ घूमेगा या इसकी तरफ आएगा, राइट साइड घूमेगा या लेफ्ट साइड घूमेगा, राइट साइड घूमना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसने इसको पुश किया। अब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, मैं यहाँ से किसी चीज़ को पुश करूँगा तो वो आगे की तरफ गिरेगा ना। तो अगर CH3 ने इसको ऐसे पुश किया तो ये डबल बॉन्ड घूम करके इस तरीके से आके गिरेगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। इंडक्टिव इफेक्ट ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की मदद की, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ने किसकी मदद की, हाइड्रोजन की मदद की कि कहाँ पे तुम्हें अटैक करना है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाके अटैक कर देगा बेटा, इस पर जाके अटैक कर देगा, और इससे क्या बना, CH3 CH, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, और ये CH2 पहले से था, अभी आ गया CH3। क्या ये बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को।
तो आपको पता चल गया अटैक कैसे हुआ। अब भाई हाइड्रोजन किसी न किसी को छोड़ के आया होगा, हाइड्रोजन अगर आया है ना किसी को छोड़ के आया होगा, तो जिसको छोड़ के आया होगा वो भी तो इसका इंतज़ार कर रहा है किसी कोने में Cl- कि भैया कब आएगा कब आएगा कब आएगा, लेकिन वो आया ही नहीं तो उसकी तलाश में निकल पड़ा और देखा कि वो तो किसी और के साथ यहाँ पे जुड़ गया, तो उसी के बगल में तेरे घर के सामने अपना घर बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे Cl आ गया, ये रहा CH3 CH2 और इसका ये H, दोनों एक दूसरे के साथ मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट बना आपको बेसिकली क्या जानना है, बेसिकली आपको क्या जानना है कि अटैक कहाँ पर होने वाला है। ये जो इफेक्ट है बताओ ये कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ या प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कौन सा है? प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि अटैक कौन सा हुआ है? H+ का पहला इफेक्ट, पहला यही तो है इफेक्ट, तो पहला इफेक्ट आपका ये, तो प्लस E की बात कर देते हैं मैं यहाँ पर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं इस तरीके से बोल देता कि ये क्वेश्चन बेटा ये है, ये देखो, तो इस टाइम पे मैं अगर इस बॉन्ड को ऐसे घुमाऊंगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब मान लीजिए आपने Cn का अटैक कराया, Cn- का कहाँ अटैक होगा? पॉजिटिव पर। और अगर ये इसके पॉजिटिव पर अटैक हुआ तो CH3C CH3 यहाँ पे आया Cn, इस O के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब Cn किसी न किसी को छोड़ के आया होगा, Cn किसको छोड़ के आ सकता है? हाइड्रोजन को मान लो छोड़ के आया, तो हाइड्रोजन H+ कहाँ पे अटैक करेगा? इसके ऊपर। तो बना क्या? CH3C CH3 CnOH, ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ज़रा देखें अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस को लव करने वाला, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला। ये है Cn- जो न्यूक्लियोफाइल को लव कर रहा है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को देख के उसके ऊपर अटैक कर रहा है। ये H+ है जो इलेक्ट्रोफाइल को लव कर रहा है, इसलिए ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो +E और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो -E। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया बेटा? माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझ में आया? अब फिर से बताना, क्या ये परमानेंट इफेक्ट है या टेम्परेरी इफेक्ट है? टेम्परेरी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो H+ या Cn- नहीं होता तो क्या ये डबल बॉन्ड घूमता? नहीं घूमता। और जब डबल बॉन्ड घूमता ही नहीं तो इफेक्ट आता ही नहीं। तो इफेक्ट आने का मेन रीजन है अटैकिंग रिएजेंट। अगर अटैकिंग रिएजेंट है तभी इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। नोट करिए इसको। तो अगला इफेक्ट है हमारा रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, जो भी आप बोलना चाहें। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा, तो कौन कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट आया? +I और -I। फिर हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दो टाइप के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, कौन कौन सा? +E एंड -E। अब हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस को भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, +R और -R, या इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे, +M और -M। R से या M से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अलग अलग बुक ने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जिसने रेजोनेंस लिखा है उसने R से रिप्रेजेंट किया, जिसने मेसोमेरिक इफेक्ट लिखा है उसने M से रिप्रेजेंट किया। अब रेजोनेंस होने की कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले पार्ट में बता दिया गया था। आप लोगों को कॉन्जुगेशन सिस्टम बताया गया था। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रेजोनेंस तभी होगा जब कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा। तो रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस जान लीजिए। रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम आपका कॉन्जुगेशन होना चाहिए पहला। जैसे कि आप कॉन्जुगेशन सिस्टम का मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। पहला कॉन्जुगेशन ये होता है। दूसरा कॉन्जुगेशन मैंने बोला था किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो किसी अल्टरनेट डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तब भी ये इसका कॉन्जुगेशन सिस्टम है। तीसरा है अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तब भी ऐसा हो सकता है। और चौथे केस में मैंने बताया था इसके ऊपर अगर लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये चार के चारों आपका कॉन्जुगेशन सिस्टम कहलाता है। दूसरा क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये दो कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। रेजोनेंस तभी होगा जब सिस्टम कॉन्जुगेशन में है और दूसरा सिस्टम प्लेनर है। अगर सिस्टम प्लेनर नहीं है तब भी रेजोनेंस नहीं होगा, या सिस्टम कॉन्जुगेशन में नहीं है तब भी रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस होने के ये दो कंडीशन आपको पता होना चाहिए।
एक एक करके सारे सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला आपका कॉन्जुगेशन सिस्टम का पहला पार्ट है, अगर हमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिख जाए तो उसमें रेजोनेंस कैसे होगा, आइए देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मान लीजिए आपके पास है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? इसमें रेजोनेंस होने के लिए किसी एक कार्बन से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब मुझे इस कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना है, रेजोनेंस में उसको किसी भी कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना होता है। जैसे अगर मान लो हमने कार्बन के डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ा तो इसको इस तरीके से गिराया, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। बस इस तरीके से आपको बॉन्ड को तोड़ना आना चाहिए। अब बताइए इस वाले डबल बॉन्ड को अगर मैं इस तरीके से तोड़ देता हूँ तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या है, बात क्लियर हो रही है? अब इस जैसे यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आया, ये ऐसे लिखा गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को देख के ये डबल बॉन्ड भी टूटेगा, लेकिन जब पहला वाला डबल बॉन्ड तो आप जैसे मन के तोड़ दो अगर आपके पास कंडीशन नहीं है तो, लेकिन दूसरे वाले डबल बॉन्ड को पहले वाले डबल बॉन्ड के हिसाब से ही तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको दो तरीके से तोड़ सकते हो, मैं दोनों करके दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले इसको ऐसे तोड़ दिया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब दो पॉजिटिव एक दूसरे के अगल बगल, क्या रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होना, रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अब अगर इस तरीके से रेजोनेंस होगा तो क्या स्टेबिलिटी कम हो जाएगी? इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे नहीं तोड़ा, वापस से लिख देता हूँ। अब बताओ ये कैसे टूटेगा? अगर ये ऐसे टूटता है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बना सकते हैं? और जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया CH, और ये रहा CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस की ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, आपके पास एक स्ट्रक्चर नॉर्मल है जैसा होना चाहिए, और एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है। अब तीनों स्ट्रक्चर में से पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है, तो वैसे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूट्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको स्टेबिलिटी पता करनी है तो दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास होना चाहिए, और सेम चार्ज एक दूसरे से जितना ज़्यादा दूर हो सकते हैं उतने ज़्यादा दूर होना चाहिए। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये अपोजिट चार्ज है ना, तो एक दूसरे के पास है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो नॉर्मल वाला था। उसके बाद स्टेबिलिटी इसकी आई, और उसके बाद स्टेबिलिटी इसकी आ रही है। हो सकता है कि आप में से किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि क्या ये दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा पकड़ के नीचे खींच दूँ, इसको थोड़ा सा पकड़ के नीचे खींच दूँ, तो क्या ये दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, और उससे जब ये बॉन्ड बनेगा तो एक और स्ट्रक्चर आपके सामने पॉसिबल हो सकता है, और वो है CH2, ये देखो, क्या ये पॉसिबल है? तो इस तरीके से आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो रेजोनेंस ऐसे होता है। फिर से बता रहा हूँ, रेजोनेंस का पहला कंडीशन क्या है? रेजोनेंस में एक बॉन्ड घूमता है, जिसकी तरफ ये बॉन्ड गिरता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसकी वजह से दूसरा वाला बॉन्ड भी घूमता है। आराम से बेटा, बहुत सही। चेयर पे बैठ, चेयर के ऊपर चढ़ के उसके बाद ठीक है। आओ इधर देखते हैं। अगर मैं आपको बेंजीन के बारे में बताऊं, बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है, क्या इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है या नहीं? और अल्टरनेट डबल बॉन्ड के हर एक कार्बन पे एक एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर है? हाँ या ना? स्ट्रक्चर भी प्लेनर है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा। किसी भी बॉन्ड से एक शुरुआत कर दो। मैंने इस बॉन्ड से शुरुआत किया ऐसे, अगर मैंने इस बॉन्ड को ऐसे घुमाया और इस, तो बताओ जरा इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होगा बेटा? क्या ये डबल बॉन्ड टूट चुका है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड अभी भी है। अगले स्टेप में क्या करूँगा, मैं किसी दूसरे डबल बॉन्ड को घुमाऊंगा। इस वाले डबल बॉन्ड को किस तरफ घुमाऊँ, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के बगल में क्या आना चाहिए? नेगेटिव। मैंने इसको ऊपर की तरफ ऐसे घुमा दिया, और यहाँ पे आया नेगेटिव और यहाँ पे आया पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बन गया? बॉन्ड। और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया इस तरीके से, और यहाँ रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। क्या ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते? बना सकते हैं। जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ये बेंजीन का एक
स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे देवर स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। देवर, भाभी देवर वाली कहानी नहीं है यहाँ। तो यहाँ अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको भी 3 तरीके से आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अभी ये वाला बॉन्ड घुमा चुका हूँ, ये वाला बॉन्ड घुमा चुका हूँ, अभी कौन सा वाला बॉन्ड बचा हुआ है? सबसे आखिरी वाला बॉन्ड। अगर मैं इस वाले बॉन्ड को घुमाऊँ तो किस तरफ घुमाऊँ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। मैंने इस बॉन्ड को ऐसे घुमा दिया, यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ पे पॉजिटिव। फाइनली आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया। कौन सा स्ट्रक्चर? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बन गया और ये डबल बॉन्ड। इस वाले स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर को ज़रा देखिए, आखिरी स्ट्रक्चर को पहले वाले स्ट्रक्चर को देखिए और बताइए क्या अंतर आपको दिख रहा है। मैं दोनों एक जगह से फिर से बना देता हूँ। मैंने इस डबल बॉन्ड की पोजीशन पलट दी है क्या? जो पहले सिंगल था वो डबल में कन्वर्ट हो गया, जो डबल था वो सिंगल कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, एक ये और एक ये। इस स्ट्रक्चर को केकुले स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। ये केकुले स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। ये वाला स्ट्रक्चर भी 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। देखो जरा, अभी ये थोड़ा सा अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। अगर मैं इसको इस तरफ रोटेट कर दूं तो ज़रा बताना ये बॉन्ड कैसे बनेगा? क्या यहाँ पे ऐसे बन जाएगा? ये 3 स्ट्रक्चर अलग हुए, इसको देवर स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। ये केकुले स्ट्रक्चर है और ये देवर स्ट्रक्चर। तो अभी आपके पास देवर स्ट्रक्चर और केकुले स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर है। हालांकि हमारे सिलेबस में सिर्फ जेईई एडवांस के सिलेबस में ये देवर स्ट्रक्चर है और बाकी नीट और जेईई के सिलेबस में केकुले स्ट्रक्चर है। आपको सिर्फ केकुले स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, देवर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है? आपको सिर्फ केकुले के ऊपर, केकुले भाभी के ऊपर, केकुले भाभी। तो इस तरीके से बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, दोनों में बस डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है। अगर मैं इन दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन को अलग अलग जो दिख रहा है इसको एक साथ बताऊं ना बेटा, तो एक हाइब्रिड तैयार होता है। ध्यान से सुनो इधर, अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को देखूं, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये पूरे के पूरे बेंजीन रिंग में घूम रहा है। इसलिए जब भी कभी हमें बनाया जाता है तो इसका एक हाइब्रिड बनाते हैं केकुले स्ट्रक्चर का, और वो ये है। आज से आप जब भी कभी बेंजीन बनाएंगे तो आपको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बीच में गोला कर दीजिए, बेंजीन बन गया। हम लोग जल्दबाजी में इतना डॉट नहीं दिखाते हैं, किसी भी बुक में या कहीं भी जल्दबाजी में हम इसे बेंजीन बनाते हैं और वो ऐसे बोल देते हैं, जबकि हमें डॉट दिखाना चाहिए। ये असली स्ट्रक्चर है, लेकिन आदत है। पहली बार जब बेंजीन बनता है एकदम बढ़िया, एकदम स्केल से नाप के बनता है। पिछले साल हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी, नाम क्या था, सृजन, वो स्केल से नाप के बेंजीन बनाते थे पूरा। मुझे लगा कि एक बार बनाएगी, 2 बार उसके बाद आदत बन जाएगी, वो ऐसे बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे साल उसने पढ़ाई की और स्केल और पेंसिल लेकर बैठती थी। इवन कि जब भी कभी कोई फॉर्मूला लिखता था और मैं अंडरलाइन करता था ना, तो उसको भी वो स्केल से नाप करके एग्जैक्टली पूरा करती थी। ऑनेस्टली बताऊं तो वो MBBS नहीं कर रही है, बल्कि नर्सिंग कर रही है। कुछ तो मिला। इसे नोट करेंगे। देखो, जब तक बेंजीन होता है तब तक उसकी कोई स्पेशल पोजीशन नहीं होती, किसी भी, हर एक पोजीशन बराबर है। किसी भी कार्बन को देखो उसकी पोजीशन बराबर है। लेकिन अगर इस बेंजीन के साथ कोई ग्रुप जुड़ जाए, मान लो इस बेंजीन के साथ मैंने एक ग्रुप जोड़ दिया A यहाँ पे, तो इस A के रिस्पेक्ट में इसकी 3 पोजीशन बन जाती है। A के जस्ट अगल बगल वाले को ऑर्थो बोलते हैं, ये ऑर्थो है। सबसे नीचे वाले पैर को पैरा बोलते हैं और पेट को मेटा बोलते हैं। ये वाला जो दोनों पोजीशन, ये मेटा है। इस बात को फिर से सुने, जब तक बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है तब तक कोई पोजीशन डिसाइड नहीं होता। लेकिन बेंजीन से कोई भी एक ग्रुप आपने जोड़ दिया तो उस ग्रुप के हिसाब से 3 पोजीशन डिसाइड हो जाते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। लेकिन अब ये पोजीशन ये इस ग्रुप के हिसाब से डिसाइड होगा। आइए बताता हूँ, अगर मैंने इसको A को यहाँ लगा दिया,
अब इस हिसाब से ऑर्थो कौन सा हुआ? क्या ये वाला क्या हुआ? ऑर्थो। ये वाला क्या हुआ? ऑर्थो। ये क्या हुआ? मेटा। ये क्या हुआ? मेटा। और ये क्या हुआ? पैरा। जस्ट अपोजिट वाला पैरा होता है, ठीक है। अगर मैंने इसी ए को यहाँ पे लगा दिया, इसके हिसाब से बताओ ये वाला ग्रुप कौन सा है? ऑर्थो। ये वाला ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा। अगर इसी ए को मैंने नीचे लगा दिया ए, अब बताओ ये क्या हो गया? पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो इधर, ऑर्थो इधर, मेटा। तो जब तक आप लोग इस बात को ध्यान देना, जब तक आप लोग कोई भी ग्रुप बेंजीन के साथ नहीं लगाते हो तब तक कोई पोजीशन डिसाइड नहीं होती। जैसे आपने कोई ग्रुप लगा दिया उस ग्रुप के हिसाब से पोजीशन डिसाइड हो जाती है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ठीक है। अब अगर मैं इसी के साथ एक अगला जो कॉन्जुगेशन है उसके बारे में डिस्कशन करूं तो एक कोई ग्रुप मैं इसके साथ लगा रहा हूं, इस बेंजीन के साथ मैं एक ग्रुप लगा रहा हूं। अभी तक बिना किसी ग्रुप के आप लोगों ने बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा है। अब एक ग्रुप इसके साथ जोड़ रहा हूं। कौन सा ग्रुप है? मान लो मैंने बेंजीन के साथ एक ग्रुप जोड़ दिया CH2+। चलो ये ग्रुप मैंने जोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं। तो सबसे पहला टास्क होगा कि एक बेंजीन, अब इसमें पिछली बार आप कोई भी डबल बॉन्ड कहीं से भी शुरू कर सकते थे घुमाना, लेकिन इस बार पॉजिटिव चार्ज ने ये बता दिया कि आप कौन सा डबल बॉन्ड घुमाओगे। बताओ कौन सा वाला? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ ठीक है। अब ये वाला डबल बॉन्ड घूमेगा, यह बात फिक्स हो गई। अब आप मुझे बताइए ये वाला डबल बॉन्ड घूमेगा, ये तो फिक्स हो गया, तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। चलो ठीक है, एक बार नीचे की तरफ घुमा देता हूँ। जैसे मैंने इसको नीचे की तरफ घुमाया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्या दो पॉजिटिव एक दूसरे के अगल बगल आएंगे? नहीं। तो इसका मतलब जो आपने अभी बताया वो गलत हो गया। क्या करना चाहिए? ऊपर की तरफ इसे घुमाना चाहिए। मैं वापस से इसे इरेज कर दे रहा हूँ और गलती का माफ़ी मांग लिया आप लोगों ने, तो माफ़ कर दिया। तो इसे ऊपर की तरफ ऐसे घुमाए। अब यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव। इस पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर क्या बनाया होगा? बॉन्ड। चलो इस पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर के एक बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया और यहाँ पे एक बॉन्ड बना, ये रहा CH2। एक बॉन्ड यहाँ पहले से था, एक बॉन्ड यहाँ पहले से था। अब बताइए अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे इस वाले बॉन्ड को घुमाना चाहिए या इस वाले बॉन्ड को? पहले वाले को या दूसरे वाले को? दूसरे वाले को। अब जब मैं दूसरे वाले बॉन्ड को घुमा रहा हूँ तो बताओ कैसे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? मैंने ऊपर की तरफ ये बॉन्ड घुमा दिया ऐसे। अब यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या हुए होंगे? बॉन्ड बने होंगे। तो मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड के साथ ये रहा CH2, डबल बॉन्ड के यहाँ पे ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे अब ये वाला बॉन्ड बचा है ना, तो इस वाले बॉन्ड को जब मैं घुमाऊंगा तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। मैंने इस बॉन्ड को ऐसे नीचे की तरफ घुमा दिया। अब जैसे मैंने इस बॉन्ड को नीचे की तरफ घुमाया, यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ पे आया पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हुए होंगे? बॉन्ड बन गए। और जैसे ये बॉन्ड बना, मैंने देखा कि ये रहा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड CH2। फिर आखिरी में जो CH2 है उस CH2 वाले बॉन्ड को बताइए ऊपर की तरफ घुमाऊँ या नीचे की तरफ? तो मैंने CH2 वाले बॉन्ड को ऐसे घुमा दिया, यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के बॉन्ड बनाया। फाइनली जो स्ट्रक्चर आपने स्टार्टिंग में लिया था, जो पॉजिटिव चार्ज आप कार्बन से लिए थे, आपने उस पॉजिटिव चार्ज को उसी कार्बन को वापस दे दिया, ये देखो। लेकिन उस दौरान आपने बेंजीन के डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? सोचो अगर हम इसी दौरान मान लो आपके पास यहाँ पे ये है CH2+ और मैं चाहता हूँ कि कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आके अटैक करे। कौन अटैक करे? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर होता है, तो उसके ऊपर भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। मैं चाहता हूँ ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस बेंजीन पे अटैक करे। तो सवाल ये है कि बेंजीन पे कौन सी जगह पे अटैक करेगा? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे उसे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? क्या कोई ऐसी जगह है बेंजीन पे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? आओ चेक करते हैं। सबसे पहले मैं ऑर्थो पे जाता हूँ। क्या मुझे ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? क्या ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? नहीं। ओके, फिर मैं पैरा पे चला जाता हूँ। क्या मुझे पैरा पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? नहीं। फिर मैं दूसरे वाले ऑर्थो पे जाता हूँ। क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? नहीं। यानी कि ऑर्थो और पैरा पे तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर सकता है?
कभी नहीं। तो अटैक कहाँ पे करेगा? मेटा पे। और क्योंकि ये मेटा पे अटैक करने वाला है, इसलिए जब भी कभी इस टाइप का ग्रुप दिखे तो उसे मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब बताना, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ने बेंजीन के अंदर क्या इंटर कराया? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन से उसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर आया होगा। अब ये बॉन्ड, ये जो एरो दिख रहा है ना, इस एरो से ही पता चल गया कि ये बेंजीन के बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए इसको -m बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? -m। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो -m इफेक्ट शो करता है, -m इफेक्ट। आपने कहा कि यार ये थोड़ा सा कम समझ में आया। क्या ये कम समझ में आया? ओके, ठीक है, चेक करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास CH2+ का कभी भी कोई भी ग्रुप आए और इस पर मान लो Cl+ का अटैक कराना है। अब Cl+ कहाँ देखो, अटैक कौन कर रहा है और अटैक कहाँ पे कर रहा है, ये दो बात अगर आपको समझ गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। तो अभी मैंने आपको ये बात बता दिया कि अटैक कौन कर रहा है। कौन अटैक कर रहा है? Cl+। अब आपको ढूंढना है कि अटैक कहाँ पर होगा। कहाँ पे होगा? ऑर्थो पे होगा? नहीं, कहाँ पे होगा? मेटा पे होगा। यानी कि जब ये प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बन के तैयार होगा वो CH2+ और मेटा पोजीशन पे लगेगा Cl। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्या ये बात क्लियर होगी? फिर से एक बार देखें और बताएं, अगर कहीं पर -m इफेक्ट है तो -m इफेक्ट वाला मेटा डायरेक्टिंग होगा या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो कहाँ पे जाएगा। वैसे तो पहली बात, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। क्यों? बेंजीन के ऊपर नहीं करने वाला, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। और बेंजीन के ऊपर भर भर के नेगेटिव चार्ज है। किसकी वजह से? वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। तो नेगेटिव के ऊपर कभी अटैक नहीं कर सकता। इसलिए बेंजीन पे जब भी कभी अटैक होगा तो किसका अटैक होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, बस आपको ये पता होना चाहिए। अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। कहाँ पे होगा? ये इसके साथ जुड़े हुए ग्रुप से पता चल जाएगा। अगर वो मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पोजीशन पे, लेकिन अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहेंगे, और जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो इस एलिमेंट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। NO2 मैं लगा दिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं। बेंजीन के ऊपर मैंने NO2 ग्रुप लगाया, नाइट्रो बेंजीन बनाया। मैं चाहता हूँ कि आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं और मुझे ये बताएं कि ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग है या मेटा एक्टिवेटिंग है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। और ये जो इफेक्ट है ये -m है या +m? देखो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस चक्कर में अटेम्प्ट ना करना ये थोड़ा सा गलती है। अभी आप क्लास में बैठे हैं, अगर आपको नहीं आता फिर भी आप कोशिश कीजिए। सही होगा गलत होगा वो मैं बताऊंगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है कि आप डर रहे हैं कि -1 मार्क्स मिलेगा। आप बस शुरुआत कर लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप में से 20% बच्चे ऐसे हैं जो बस बैठे हुए हैं, ये नहीं सोच समझ पा रहे हैं कि शुरू कैसे करें। कैसे भी तो करो। हो गया कि क्या है बेटा? -m इफेक्ट, यानी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, यही है बेटा? ठीक है, -m मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। माना कि हम सबके पास एक जैसा टैलेंट नहीं है, बट उस टैलेंट को बिल्डअप करने का एक जैसी अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है। इसलिए अपनी उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और टैलेंट को बिल्डअप कीजिए। हो गया? कितने लोगों का आंसर आ गया? हाथ खड़ा करें। ओके, अभी भी कम है। जिन लोगों का आंसर नहीं आया वो इस तरफ चेक करेंगे, देखेंगे मैंने इसको कैसे किया। ये रहा NO2, ठीक है। डबल बॉन्ड सबसे, जब भी कभी रेजोनेंस शुरुआत करनी होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है, सबसे कॉर्नर वाले डबल बॉन्ड से शुरुआत करते हैं। तो सबसे कोने का डबल बॉन्ड कौन सा है? ये। तो शुरुआत हमारी कहाँ से होने वाली है? यहाँ से। अब यहाँ पे अब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ किया और इस वजह से बॉन्ड यहाँ पे घूमा। इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को देख करके, इस पॉजिटिव चार्ज को देख करके ये बेंजीन का डबल बॉन्ड घूमेगा। नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये रहा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को देख करके बेंजीन का ये डबल बॉन्ड घूमने वाला है। बताओ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। चलो घुमा दिया ऊपर की तरफ, यहाँ पे या यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज रहा। और इस चक्कर में एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। इस ऑर्थो पोजीशन पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये रहा डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ इसके साथ जुड़ गया है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ वो नेगेटिव हो गया। अब जैसे इसके पास आया वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर ये वाला डबल बॉन्ड घूमेगा। बताओ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। मैंने बॉन्ड ऐसे घुमा दिया और जैसे मैंने ये बॉन्ड घुमाया आप तुरंत समझ गए होंगे कि यहाँ पे आएगा नेगेटिव। इस नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला के मैंने एक बॉन्ड बना दिया। ये वाला बॉन्ड टूट चुका है और यहाँ इसके पीछे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज है, मैंने लिख दिया। फिर डबल बॉन्ड के साथ N, सिंगल बॉन्ड वो नेगेटिव और ये रहा डेटिव बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। इस पॉजिटिव चार्ज को देख करके बेंजीन का ये डबल बॉन्ड घूमेगा नीचे की तरफ ऐसे। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक ऊपर यहाँ पे बना रहेगा और इससे एक और स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डेटिव बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा शिफ्ट होकर के। अब पॉजिटिव चार्ज ऊपर। फिर जो नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड आपने दिया था उसको वापस ले लीजिए। ये डबल बॉन्ड इसको घूमेगा किस तरीके से, ऐसे। यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को देख करके ऑक्सीजन भी इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये रहा नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ गया डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इधर डेटिव बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन है ही। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के साथ एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ये डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड पहले से था। पहले और आखिरी वाले स्ट्रक्चर को ज़रा कंपेयर कीजिए और बताइए क्या अंतर है। क्या अंतर है बेटा? बॉन्ड की पोजीशन में बस इतना अंतर है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ किस में अंतर है? बॉन्ड की पोजीशन में। अब आप मुझे ध्यान से देखिए और बताइए, अगर मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर रखा हूँ तो इसका मतलब आप जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले ये बॉन्ड घुमा के देख लीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक को छोड़ के एक के पास आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि कहाँ आएगा? ऑर्थो पे। अब यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ आएगा? पैरा पे। यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आ जाएगा? ऑर्थो पे। अब बताओ पैरा पोजीशन और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कौन आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब मैं एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो अटैक कहाँ करेगा? मेटा पोजीशन पे। ऑब्वियसली एक ही जगह बचा हुआ पॉजिटिव, जहाँ नहीं है तो वहाँ अटैक कर देगा। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा ग्रुप बताओ कौन सा हो गया? प्लस M मेटा डायरेक्टिंग या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? आपने कहा सर ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है इसलिए माइनस M इफेक्ट आ गया। तो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप पहले बॉन्ड को घुमा के देख लीजिए और नाइट्रोजन बेंजीन से जुड़े हुए डायरेक्ट एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है बस इसका पता लगाइए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा मेटा रहेगा, ठीक है, और नेगेटिव होगा तो ऑर्थो पैरा। आइए देखते हैं क्या सच में नेगेटिव में ऑर्थो पैरा। अब मैं आपसे कुछ प्यार से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप फटाफट बिना देखे आंसर देंगे, मतलब देख के आंसर देंगे। बताओ ये ऑर्थो पैरा है या मेटा? मेटा है। कैसे पता चल गया? डबल बॉन्ड घुमाया, माइनस यहाँ प्लस, और ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव। अब मेटा पोजीशन ही बचा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O CH3, बता बेटा ऑर्थो पैरा या मेटा? मेटा। कितने लोग कह रहे हैं मेटा? हाथ खड़ा करें। कितने लोग कह रहे हैं हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है? कितने लोग कह रहे हैं हमसे नहीं हो पा रहा है? हाथ खड़ा करो ना भाई, कोई नहीं ऐसा। इसको देख के क्या लगता है ऑर्थो पैरा है या मेटा? मेटा है पक्का? कितने लोग कह रहे हैं मेटा? अबे कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना तुम्हारे आंसर में। डॉक्टर बनने जा रहे हो, किसी पेशेंट को कैसे इनकरेज करोगे? वो डर जाएगा, ये डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब वो तो पहले ही मर गया बेचारा। कॉन्फिडेंस रखो, डॉक्टर बनने वाले हो तुम लोग। डबल बॉन्ड ऐसे घुमा। जब आप किसी पेशेंट के पास जाओ वो पेशेंट बस इतना बोलो कि चिंता मत करो मैं डॉक्टर हूँ,
और इस बात को मान जाए। आपने डबल बॉन्ड घुमाया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया मेटा। अच्छा फिर से देखना, बताओ बेटा कौन है? मेटा, पक्का ना? ठीक है। ये सब के सब जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब मेटा के हैं। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में एक चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ वही अकेला एक ऐसा चैप्टर है जो मेटा डायरेक्टिंग, उसके अलावा सारे चैप्टर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेटा डायरेक्टिंग। इस तरीके से हमने मेटा डायरेक्टिंग सीखा। आज के लेक्चर में आखिरी जो पोर्शन है आखरा जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। इसे नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्लस एम इफेक्ट, जिसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के नाम से जाना जा रहा है। अगर कभी भी कोई भी कंपाउंड इस तरीके से हो कि इसके ऊपर लोन पेयर हो, तो जब भी उस लोन पेयर, अब उस लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज समझ लो। क्या समझ लो? नेगेटिव चार्ज। उसी हिसाब से बॉन्ड बनाओ। अब यहाँ पे अगर मैं इस डबल बॉन्ड को घुमाऊँ, क्या ऊपर की तरफ घुमाऊँगा या नीचे की तरफ? अब नीचे की तरफ घूमेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करने लगेगा। और जैसे ये नीचे की तरफ घूमेगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ज़रा ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ये गलती अक्सर बच्चों से हो जाती है। जैसे हमने बॉन्ड को घुमाया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया बेटा? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए एक्स ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो जरा ध्यान सुनो, मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए एक्स से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा? एक्स के ऊपर। और ये दोनों मिलकर के अब बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया एक्स, और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर के केस में जब लोन पेयर शिफ्ट होता है तो जिस एटम से लोन पेयर शिफ्ट होता है उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आगे बढ़ो। बाकी ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज रहा। मैं यहाँ पे अभी इसको एज इट इज दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर से बताना, अब ये डबल बॉन्ड किधर घूमेगा? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। ऐसे डबल बॉन्ड घूम गया, और जैसे डबल बॉन्ड नीचे की तरफ घूमा, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक बॉन्ड बनाए होंगे। ये बॉन्ड पहले से था, डबल बॉन्ड के साथ एक्स, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर से बताना कौन सा वाला बॉन्ड घूमेगा? ये वाला बॉन्ड किधर? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ मैंने ये बॉन्ड घुमा दिया, और जैसे मैंने ऊपर की तरफ ये बॉन्ड घुमाया, ये बॉन्ड ऐसे था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ एक बॉन्ड बन गया, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एट द एंड मैं एक्स से जो लोन पेयर लिया था, अब उसे वापस करने की बारी आ गई है। मैंने एक्स से उसका लोन पेयर वापस कर दिया, और जैसे लोन पेयर वापस किया, एक बॉन्ड वापस मिल गया। पहले वाले स्ट्रक्चर और आखिरी वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या अंतर है? सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन। लेकिन इस दौरान आपने क्या देखा? इस दौरान आपने देखा कि अगर किसी एक्स के ऊपर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर कहाँ पे घूम रहा है? यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं जाएगा बल्कि ऑर्थो पे आ जाएगा। मेटा पे नहीं गया बल्कि पैरा पे आ गया। यहाँ पे नहीं गया बल्कि यहाँ पे आ गया। अब मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करूँगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक कर सकता है? या तो वो ऑर्थो पे अटैक कर सकता है या तो वो पैरा पे अटैक कर सकता है। इस वजह से दो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा। इसलिए इस टाइप के कंपाउंड को जहाँ ध्यान दें, जब भी कभी बेंजीन से जुड़े हुए डायरेक्ट किसी भी एटम के ऊपर लोन पेयर दिख जाए, तुरंत क्या समझ जाएंगे? वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे Cl माइनस, बताओ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? ठीक है। OH माइनस, क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? ठीक है। OCH3, क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या नहीं? हाँ है।
NH2 क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? हाँ है। NCH3 क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? NO2 क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है लेकिन इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये कौन सा डायरेक्टिंग होगा? मेटा डायरेक्टिंग। चलो इसे अपनी कॉपी में नोट करें। इस तरीके से आपने आज ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप समझ लिया। फिर से एक बार देखो, बेंजीन से जुड़े हुए किसी भी ग्रुप के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होगा। बेंजीन से जुड़े हुए किसी भी ग्रुप के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है तो वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। और वो भी किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल के लिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कभी भी बेंजीन के पास नहीं आ सकता, वो अटैक नहीं कर सकता। क्या कोई दिक्कत है किसी को? अभी तक जो भी आज के लेक्चर हमने पढ़ाया कोई दिक्कत आई किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो भी पूछ लो बेटा, नहीं है? नेक्स्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे और इनके एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाएंगे।